Welcome to Medidia. This is Umar Tariq. Hello, everyone. Assalamu alaikum. So, keeping up with our resilience series, we all know कि जो ये USMLE steps, research, visa, ये सारा journey कितना ज़्यादा stressful, परेशानी का है, कितना मुश्किल का है. और अगर मुझसे कोई भी पूछता है ना कि भाई सबसे ज़्यादा stress आप की पूरी जितने भी आपके friends हैं, family है, social circle है, जितना भी है, उसमें सबसे ज़्यादा stress किस पे आता है? मुझे आप यू वुड थिंक कि आप पे आता है, लेकिन एक्चुअली व्हाट आई पर्सनली फील कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है वो आपकी फैमिली पे आता है, और ख़ास तौर पे अगर मैं फैमिली में पिक करना हो तो आपके स्पाउस पे आता है. और काफ़ी हद तक बच्चे भी फील करते हैं, क्योंकि देखो अगर बच्चों की माँ, बच्चों का बाप घर पे नहीं है तो बच्चे मिस करते हैं. लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी जो कुर्बानी होती है वो एक स्पाउस की होती है कि वो अपने हस्बैंड वाइफ की सपोर्ट के लिए कितनी बड़ी सपोर्ट देती है, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देती है. तो वो अब कोई भी हो सकता है, वो हस्बैंड भी हो सकता है अगर वाइफ डॉक्टर है, तो मैंने बहुत हस्बैंड्स को बहुत सपोर्ट करते देखा है, जो कि नहीं है. और बहुत दफ़ा ये होता है कि ज़्यादातर के लोग बंदे हैं और उनकी वाइफ है जो बहुत उनको सपोर्ट कर रही हैं. तो आई थॉट कि वी शुड डू अ वीडियो ऑन द मोस्ट सपोर्टिव पीपल इन आवर लाइव्स. जो हम एमडी हैं, हम लोगों की लाइफ में सबसे सपोर्टिव बंदा कौन होता है इस पूरे जर्नी में? क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो, परेशानी लेते हो, आपका मैच नहीं हो रहा, स्कोर्स कम आ गए हैं, यू नो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, कोई कोई भी मसला हुआ है, मैच नहीं हुआ, जब आप घर आते हो तो वो सारा आपके स्पाउस को देखना पड़ता है, और वो वहाँ पे आपकी पिलर ऑफ सपोर्ट बन के खड़ा होता है. तो विद दिस फोकस आई सेड कि ओके, आई एम गोना मेक माय नेक्स्ट वीडियो, एंड आई वाज थिंकिंग कि हु शुड बी माय गेस्ट. तो आई थॉट कि व्हाई नॉट हैव समबडी हु हैज हेल्प्ड मी अ लॉट पर्सनली. जब भी मैं अमेरिका आता था तो मैं अपनी खाला के घर रहता था, नीला शफकत. शी इज़ माय खाला, और बड़ा उन्होंने प्यार दिया बचपन से हमें. जब मैं छोटा सा था टिल लाइक मेरा ख्याल है 5-6 साल तक, तो उन्होंने मेरी अम्मी के साथ वी यूज्ड टू लिव टुगेदर, तो पाला, और हम लोगों का बड़ा खूबसूरत एक रिलेशनशिप बना. उसके बाद जब जब मैं अमेरिका आया मैं इनके पास रहा. तो व्हाई व्हाई हर? इसलिए क्योंकि उनके हस्बैंड ही इज़ अ केमिकोलियन. उन्होंने 84 में ग्रेजुएट किया, और उसके बाद इनका जर्नी उसी तरह, बल्कि शायद हम सबसे ज़्यादा मुश्किलात से भरा हुआ, स्ट्रगल्स से भरा हुआ, फेलियर से भरा हुआ रहा. और उन्होंने एज़ अ फैमिली, एज़ अ कपल और एज़ अ सपोर्टिंग स्पाउस किस तरह अपनी फैमिली की और अपने एमडी हस्बैंड की सपोर्ट की, हेल्प की. तो वी विल टॉक अबाउट दैट. वेलकम. अस्सलाम वालेकुम आंटी नीला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच जी आने के लिए, और चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए. इट टेक्स अ लॉट माय ऑफ करेज, एंड आई रियली रियली एडमायर एंड अप्रिशिएट यू फॉर डूइंग दैट. माय प्लेयर। तो आंटी एक बात बताइए आप कि लेट्स आपकी शादी कब हुई थी? दिसंबर 30th 1983। अच्छा. और अंकल क्या कर रहे थे तब जब शादी हुई थी? और फाइनल ईयर का एग्जाम दिया था, एमबीबीएस का। अच्छा, दिसंबर 83 में आपकी शादी हुई और उनका फाइनल ईयर का एग्जाम था. जी सही है. तो वहां से लेके अपना सफर अगर आप अपनी अपनी जुबानी थोड़ा सा सुना सकती हैं तो प्लीज गो अहेड. जी, बस यही कि मैंने भी उस वक्त मास्टर्स का फाइनल ईयर का एग्जाम दिया था। आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री एज यू नो। तो हम दोनों ही समझ लो कि अर्निंग हैंड नहीं थे। सो वी स्टेड विद आवर पेरेंट्स, उनके साथ। फिर जो है उसके बाद उन्होंने मार्च 84 में हाउस जॉब स्टार्ट किया। मैं अच्छा. हॉस्पिटल, या और बाय दैट टाइम मुझे भी पीसीएसआईआर लेबोरेटरीज में जॉब मिल गई। तो फिर हमने अपने आप को संभाला, लेकिन वी स्टेड विद आवर पेरेंट्स, क्योंकि हम लोगों ने इमिग्रेशन वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ था और उसका वेट कर रहे थे कि वो कब आएगा, लेकिन वी नेवर न्यू कि इट विल टेक 9 इयर्स टू कम। तो अच्छा, तो आप लोगों ने तभी 84 में अप्लाई कर दिया था? मैंने एक्चुअली दिसंबर 82 में अप्लाई किया था। एंड दैट वाज फ्रॉम योर ब्रदर, राइट? अंकल की तरफ से था? माय ब्रदर, यस। ठीक है. अच्छा, गो अहेड. तो आप तो अब उस अंकल ने हाउस जॉब शुरू कर दी है, 84 है, मार्च 84. यस, उन्होंने हाउस जॉब किया 1 साल का विदाउट पे। एंड अच्छा, देन अनपेड थी. आई एम सो सॉरी. यस, उस वक्त वो थी, विदाउट पे ही होता था मोस्टली। वाओ. तो अच्छा. इंटरनल मेडिसिन में उन्होंने हाउस जॉब किया। उसके बाद उनको जॉब मिली कसूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एज एमओ। अच्छा. अच्छा. या और वहां उन्होंने एमओ की जॉब की और मैंने पीसीएसआईआर में एज रिसर्च ऑफिसर जॉब की।
तो आप लाहौर थी और अंकल कसूर में रहते थे? वो भी लाहौर थे। कसूर से लाहौर 1 घंटे का सफर था, वो डेली आते थे। यानी 2 घंटे का कम्यूट था डेली उनका। या डेली अच्छा, कम्यूट। ठीक है, आगे सुनाइए फिर क्या हुआ? फिर उसके साथ-साथ उन्होंने अपना क्लिनिक भी खोल लिया लाहौर में। तो आफ्टरनून में मतलब वापस आते थे कसूर से और रात को फिर 2-3 घंटे का क्लिनिक करते थे, प्राइवेट प्रैक्टिस, ताकि 2 कुछ घंटे के कम्यूट के अलावा? यस, तो वो अपना वो वाह! करते अच्छा, थे और उसके साथ-साथ स्टेप्स की तैयारी भी करते थे। अच्छा। हाँ, ये 84 की बातें हैं, राइट? ये 84 मैं आई थिंक 84-85 में शुरू कर दी थी उन्होंने स्टेप्स की तैयारी, क्योंकि अच्छा, हमारा ख्याल नहीं था कि वीज़ा इतनी लेट आएगा कि हमें 91 तक वेट करना पड़ा। सही है। और आपको इमिग्रेशन वीज़ा इसलिए मिला क्योंकि आपके भाई अंकल जो थे वो उन्होंने he मुझे was a US citizen, he sponsored you, right? And he sponsored यस, me and all of us, right? अच्छा, ठीक है। यस, तो अब 84-85 में हो गया, आप ये इस तरह ही अंकल डेली 2 घंटे का कम्यूट कर रहे हैं जी। और आप साथ अपनी जॉब कर रही हैं। और बाय तो दैट टाइम मेरे 2 बच्चे भी हो गए, अच्छा, माशाल्लाह, फिर आपकी 2 बेटियाँ हो गई, राइट? 2 अब मुझे ये बेटियाँ। बताइए हाँ, कि हाउ वाज़ इट? हाउ डिफिकल्ट वाज़ इट कि अंकल 2 घंटे का कम्यूट कर रहे हैं, कसूर में हाँ, जॉब करते हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं, 7 स्टेप्स पढ़ते हैं, आप 2 बच्चियों के साथ हैं, राइट? जी, तो अब मेरा ख्याल है वी जी। आर इन 86, राइट? तो हाउ वाज़ दैट? और लिविंग इन इट विद योर पेरेंट्स, राइट? आपके पास अपनी वाज़ जगह भी वेरी नहीं है फाइनेंशियल। या सॉरी, गो अहेड। अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा ख़्याल करती थीं। हुँ, साथ ठीक है ऑफ़ कोर्स कि सर्वेंट भी होता है, लेकिन ये कि माँ का सहारा ना होता तो नहीं हो सकता था। दोनों बच्चों को छोड़ के जाना, मैंने सुबह-सुबह 7 साढ़े 7 बजे चली जाती थी मैं। हुँ। तो फिर वापस आके भी वो 1 छोटी बच्ची और 1 साल की बच्ची, 2 बहुत दफ़ा तो ये भी हुआ कि मैंने बड़ी वाली को साथ लेके गई हूँ जॉब पे, जब वो 1 साल की थी। जब वो 1 साल थी और बस में जाती थी। पीसीएसआईआर गोद में उसको उठा के साथ। वाओ! सो दैट वाज़ अ वेरी टफ टाइम, राइट? वेरी टफ टाइम या इट वाज़ टफ टाइम या तो उसके बाद मुझे और बताइए, फिर उसके बाद क्या हुआ? 86 के बाद आप बस ये सब इसी कर। तरह हम लोगों ने वो टाइम गुज़ारा, वेट कर रहे थे इमिग्रेशन वीज़ा का और साथ-साथ ये स्टेप्स की तैयारी करते थे। तो हुँ। उसमें फिर बड़ा मसला भी होता था क्योंकि मोहल्ले में रहते थे तो नेबरहुड के लोग अक्सर आ जाते थे कि डॉक्टर साहब को दिखाना है, ये इमरजेंसी हो गई, वो हो गई। तो फिर मुझे बाहर से लॉक करके रखना पड़ता था और बताती थी कि वो घर पे नहीं है, ताकि उनकी अच्छा। पढ़ाई डिस्टर्ब डॉक्टर साहब ने कहना ज़रा आके वेखदे ने गुर्दे च दर्द हो रहा है कुछ। क्या ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। अच्छा। उनको रियलाइज़ नहीं होता था कि बंदा पढ़ रहा है। तो फिर वो मैंने उनको पढ़ाने के लिए बाहर से ताला लगा के रखना। एक दफ़ा तो हुँ। मेरी बड़ी वाली बेटी ने ये भी कहा कि पेशेंट ने बेल दी तो उसने ऊपर से कहा मेरे पापा ताले में बंद है। अच्छा, क्योंकि वो स्टेप्स के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ। हाँ, लेकिन देखिए आई एम श्योर, देखें आप फुल टाइम एक कसूर डीएचक्यू में जॉब कर रहे हो, 2 घंटे का आपका कम्यूट है, उसके बाद आपने पढ़ना भी और क्लिनिक भी चलाना है, तो या मुश्किल हो जाता है, राइट? काफ़ी ज़्यादा। बहुत कम टाइम था पढ़ने के लिए इन बिटवीन। तो अंकल ने स्टेप्स कब दिए और कहाँ दिए थे? पाकिस्तान में दिए थे, अमेरिका में दिए थे? पाकिस्तान में पाकिस्तान पाकिस में मुझे याद है आज तक वहाँ पे अवारी होटल था लाहौर में, उसके अच्छा, अंदर सेंटर बना था, वहाँ जाके उन्होंने स्टेप्स दिए थे दोनों। तो और उस ये वक़्त हुँ, हुँ, सीएस नहीं होता था। सही है। तो मुझे उसकी ये जगह बताइए टॉफ़ल कि लेना होता था एज़ इंग्लिश लैंग्वेज, क्या लेना होता था? टॉफ़ल का एग्ज़ाम। टोफल, सही है। हुँ, तो बाय द वे सीएस खत्म हो गया, आई डोंट नो इफ यू नो दैट। हाँ, अब सीएस खत्म हो हाँ, गया। तो टोफल चलता था, अब उन्होंने एक नया एग्ज़ाम बनाया ओईटी। अच्छा, तो आंटी अब अंकल ने जो स्टेप्स के इम्तिहान दिए, उसकी फ़ीस सारी आप लोगों ने खुद इकट्ठी की थी? उसी तरह इकट्ठी की, इसीलिए तो सारे जॉब करते थे, 2-2 जॉब साथ प्रैक्टिस, ताकि स्टेप्स की फीस इकट्ठी होए, अमेरिका आने की टिकट्स के पैसे इकट्ठे करें। सही है। तो चलें अब फ़ास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो आप इस सारे से गुज़र के और आप इसी तरह जॉब करती रहीं पीसीएसआईआर में एज़ अ मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, अच्छा, आपने मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और जी, अंकल और आप इधर उधर जॉब कर रही थी पीसीएसआईआर में। अब ये जी। कब तक आप लोग अमेरिका में कब आए फिर? सितंबर 1591 वाह! आपको तो डेट तक याद है, टाइम याद है? अच्छा, तो 91 में अब अंकल ने 84 में ग्रेजुएट किया, 83 दिसंबर में प्रॉफ दिया था, जी, 84 में ग्रेजुएशन हुई, राइट? और जी। आप इसी तरह अंकल मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं और उस वक़्त भी 2 स्टेप्स होते थे, 3 होते थे, क्या था? 2 तो स्टेप्स थे स्टेप और 1 और 2 सीके, ठीक है। तो जी, अंकल ने स्टेप 1 किया, स्टेप 2 सीके किया। जी। अब जब आप 91 में आए तो
आपने did you have a lot of money or you had to sell everything? How was the financial picture at that time? हमने अपनी सारी छोटी छोटी जो चीजें वहां पे थी जो 7-8 साल में इकट्ठी की थी वो सारी बेची, गाड़ी थी अच्छा वो बेची, मतलब सारी चीजें बेच के उससे टिकट्स खरीदी, अच्छा उससे ये जो फीस होती है इतनी ज्यादा इमिग्रेशन की, ये वो जो सारी मेडिकल अच्छा, ये फीस सारा वगैरह आपने खुद किया था, अपनी इमिग्रेशन I-130 जितने भी सब कुछ फीस थी? हमने खुद ही किया था। अच्छा, यूएसएमएलए की फीसें भी दी थी दोनों की, वो भी तो दी। ये उस पैसे सारे क्लिनिक से ही इकट्ठे हुए थे, राइट? ये सारे नहीं, हम क्लिनिक जॉब्स और दोनों, दोनों हाँ की वही ना, सही, दोनों की जॉब मिला के। ठीक है। अच्छा, अब आप 91 में आ गए। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, जब आप आई थी 91 में, आप लोगों के पास कितना कैश था? $5,000। $5,000 आफ्टर द टिकट्स और आफ्टर ये सारा इमिग्रेशन या फीस में, $5,000। $5,000 लेके आप 91 में अमेरिका आ गए। अब हाँ 91 में जब आप सितंबर 15 1991 में अमेरिका आई, तो उसके बाद का जी, सफर बताएं, फिर क्या हुआ? उसका सबसे वर्स्ट टाइम हमारे लिए वो था, हमें तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि रेजिडेंसी प्रोग्राम में नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करने के लिए आप जुलाई अगस्त तक खत्म कर देते हैं। हम अच्छा आए हैं सितंबर में, तो वो हमें उस टाइम पे तो रेजिडेंसी मिल ही नहीं सकती थी। सो 1 साल तो पूरा वेट करना पड़ा। अच्छा, तो आप लोगों ने फिर उससे 1 साल में $5,000 में हमने 2 उस बच्चियों के साल साथ में कैसे अप्लाई सर्वाइव किया? नहीं किया, तो फिर हमने उस साल में ऑड जॉब्स की अच्छा, दोनों तो ने। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग कि क्या जॉब्स की आपने और अंकल ने नर्सिंग, उसमें? ये एक होती है CNA, नर्सिंग होम्स में ना हम्म, ओल्ड पीपल की टेक केयर करने के लिए सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट्स उसको कहते हैं, CNA। अच्छा, जी। तो हम दोनों को वो जॉब मिल गई, और हम्म फिर मसला ये था कि बच्चों को कहाँ छोड़ें, अगर हम्म बच्चों को डे केयर में छोड़ें उसके तो पैसे नहीं है। तो CNA की हम्म। जॉब हमें देती थी $6.25 पर आवर। वाह, तो आप लोगों को महीने का कितना मिलता होगा? लाइक आई डोंट नो, 2-2,500 दोनों टोटल, इवन नहीं लेस देन नहीं दैट? नहीं नहीं नहीं, मेरा, हमें दोनों को पार्ट टाइम जॉब मिली थी, तो जो है अच्छा, या वो जरा थोड़ी ज्यादा करते थे। उनका एक पे चेक होता था 300 का, मेरा होता था 200 का, तो पर वीक, मिला पर के मंथ? नहीं, 2 वीक्स। 2 वीक्स? या वाह, तो आपका महीने का $1,000 से $1,100 आता था आपके? हमारे पास $1,000 से ज्यादा नहीं आता था, और आप लोगों ने 1 साल ऐसे गुजारा किया? तो उसमें हम अच्छा $500 तो सीधा अपार्टमेंट का किराया देते थे, अच्छा। और फिर $100 कार की इंश्योरेंस देते थे, और फिर बाकी जो है ग्रोसरी वगैरह का बुरा ही हाल था, वाह, क्योंकि तो हम इस 4 लोग थे। जी जी, तो अब आपने इस तरह कितना अरसा इस तरह टाइम गुजारा? साल, 1.5 साल, कितना अरसा गुजारा? 16 मंथ्स। 16 मंथ्स। तो दैट मस्ट बी वेरी टफ। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आप उधर अच्छी खासी ऑफिसर थी पाकिस्तान में, मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और PCSIR में आपकी फर्स्ट क्लास जॉब थी, गाड़ी, घर, अपना क्लिनिक, और यहाँ आके यूर लिविंग हैंड टू माउथ ऑन $1,000 हाँ, और डूइंग एन ऑड वो जॉब एज तो अ CNA। एक्सपीरियंस, या पैसे के हिसाब से तो एक्सपीरियंस था, इट वाज वेरी टफ। दूसरा ये हिसाब था कि क्योंकि मैं पाकिस्तान से एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आई थी, मैंने कभी किसी आदमी से हाथ भी नहीं मिलाया था, यहाँ मुझे आदमियों की टेक केयर करनी पड़ी थी। दैट वाज टफ फॉर मी, दैट वाज पेनफुल फॉर मी, सो गैर सॉरी मर्द कि की। या वाह, और अंकल के लिए कैसे था? वो अच्छे खासे पाकिस्तान में डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक का प्रैक्टिस? शो नहीं किया, वो शो नहीं करते थे, उन्होंने कभी अपनी कोई तकलीफ को शो नहीं किया। ये कि मैं बार बार कहती थी कि जी बस सिर्फ इतने पैसे हम इकट्ठे कर लें कि वापसी की टिकट मिल जाए, लेकिन ही वॉज डिटरमिन्ड टू स्टे। तो ये 91 की बात है, और अब आप 92 में आ गई, तो नेक्स्ट ईयर फिर आपने क्या किया? मतलब डिड यू प्लान कि वापस चलते हैं, या क्या हुआ? प्लान बार बार यही करते थे, लेकिन फिर यही कहते थे कि जी मिल जाएगी रेजिडेंसी। तो हम्म रेजिडेंसी भी थ्रू मैच नहीं हुआ, वो बिटवीन द ईयर लिया। अभी अल्लाह का शुक्र है कि जुलाई में शुरू होती है यूजुअली रेजिडेंसी, हम्म लेकिन जनवरी में एक स्पॉट खाली हुआ ब्रुकलिन हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में। हम्म तो हम्म हम्म इनके दोस्त थे सारे किंग एडवर्ड के वहां पे, हम्म। उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया कि एक स्पॉट खाली हुआ है, तुम जल्दी से आके यहाँ इंटरव्यू कर लो। और ये कब था, 92 में? दैट वाज जनवरी 93। अच्छा, जनवरी 93। तो आप सितंबर 91 से जनवरी 93 से 2 बच्चों के साथ आप लोग न्यूयॉर्क में ऐसे ही रह रहे थे और जॉब्स करते नहीं, हुए? मिनीसोटा में रह रहे थे। मिनेसोटा में और जॉब्स करके रह रहे थे, और फिर आप न्यूयॉर्क के 93 में अंकल ने जनवरी इंटरव्यू दिया? 93 में हम न्यूयॉर्क चले गए।
ठीक है, तो उसी वक्त रेजिडेंसी उन्होंने स्टार्ट करा दी थी। राइट अवे। और आई थिंक द गुड थिंग वाज कि आप लोगों के पास ग्रीन कार्ड था, तो दैट आई थिंक रियली हेल्प्ड, राइट? वो बहुत हेल्प करता है डेफिनेटली। तो अब मुझे ये बताइए, थोड़ा जल्दी से आते हैं, अब आप आज माशाल्लाह अंकल तब रेजिडेंसी करके उनकी प्रैक्टिस है, सारा कुछ सही हो गया ओवरऑल, और इतने साल गुजर गए हैं, और आपकी माशाल्लाह फाइनेंशियल भी और सोशल भी और फैमिली वाइज भी हर तरह यू हैड इनक्रेडिबल ग्रोथ। लुकिंग बैक थ्रू आउट दिस ऑल जर्नी फुल ऑफ स्ट्रगल्स, और मैं मतलब ज्यादा बारीकियों में नहीं जाता, आई डोंट वांट टू टॉर्चर यू, कि वो जो आपका टाइम था अंकल के लिए कसूर में जॉब करना, 2-2 घंटे का कम्यूट करना, और उसके बाद अमेरिका आके 1.5 पौने 2 साल तक आप लोग इस तरह $1,000 पर मंथ में गुजारा कर रहे हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थी ये सारा। लुकिंग बैक, डू यू थिंक इट वाज ऑल वर्थ इट? यस, अच्छा, today definitely I think it was all worth it. At that time sometimes मैं पैनिक हो जाती थी कि छोड़ो, दफा करो, वापस चलो, तो लेकिन आप ये कहती कि हैं कि आपके दिल में आता था कि मैं वापस चलती हूँ? बहुत दफा आता था। हाउ डिड यू तो ओवरकम दैट? बस यही कि जी अब आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन जब रेजिडेंसी शुरू हो गई ना, उसके बाद कोई स्ट्रेस नहीं रहा। सही सही। उसके तो बाद जी प्लीज गो अहेड। नहीं। सही। तो मुझे ये बताइए कि अंकल ने फिर रेजिडेंसी से कब ग्रेजुएट किया? 95 नहीं, हाँ, जून 96 में। और फिर आप लोग मिनीसोटा वापस आ गए कि यू स्टेड इन न्यूयॉर्क? 1 साल एज अटेंडिंग फिजिशियन उन्होंने उसी हॉस्पिटल में काम किया। सही है। और अब हम तब नवंबर 96 में मिनीसोटा वापस आ गए। ठीक है। तो अब आप लुकिंग बैक, हाउ हैप्पी आर यू विद ऑल दिस दैट हैपेंड? क्या आपको लगता अल्हम्दुलिल्लाह, है? अच्छा, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत हैप्पी, बहुत ज्यादा। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम। कभी आप सोचती हैं कि मैं पाकिस्तान रह लेती, ना आती, हम लोग इतनी मुसीबतों में ना पड़ते, तो आवर लाइफ वुड हैव बीन ईजियर और लेस स्ट्रेसफुल, या मोर स्ट्रेसफुल, पैसों की तंगी होती है, या हमें और परेशानी होती? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? हमें और परेशानी होती, पाकिस्तान में अच्छा, अगर हम रह रहे होते तो हमें और परेशानी होती, और उसकी क्या वजह? क्योंकि एक तो ये कि फाइनेंशियली हम इस हद तक बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान में जाना। हम्म, दूसरे ये कि दिस इज अ फ्री कंट्री। यहाँ पे अब मुझे 30 साल बैक जब मैं सोचती हूँ, वो हालात पाकिस्तान के डिफरेंट थे। अब मैं कई दफा सोचती हूँ कि यहाँ रहना मच बेटर है पाकिस्तान रहने से। अच्छा, यहाँ जो व्हाई डू है, यू से दैट? इसलिए कि यहाँ पे एक तो आपको जो है ना, आप फ्री हैं, अपना रिलीजन भी जहाँ 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 प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एयरपोर्ट के गेट के ऊपर बैठ के नमाज पढ़ सकती हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई मसला नहीं है। और दूसरे ये कि यहाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी पाकिस्तानी कम्युनिटी, सब मिल गए, इस्लामिक सेंटर, मस्जिद में आना जाना, सारा कुछ जो है ना, वो शायद मैं पाकिस्तान में तो कभी मस्जिद में गई नहीं थी। पाकिस्तान में औरतों के जाने का रिवाज ही नहीं है। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, मतलब आई वोंट डिनाई दैट कि हाँ बिल्कुल ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारी मस्जिदें औरतों के लिए बंद है, अनफॉर्चुनेटली। मोस्ट ऑफ देम, बिल्कुल। कुछ जगहों पे हैं आई नो, लेकिन वो बहुत रेयर है। तो हम्म आंटी ये बताइए कि लुकिंग बैक आपका ये जो पूरा सफर था, 84 शादी हो गए और अब 2021 आ गया, इस पूरे सफर में आपकी सबसे बड़ी खुशी क्या थी? सबसे बड़ी खुशी मेरे बच्चों को बनता हुआ देखना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। या ठीक है, सबसे बड़ी चले वो ये हम उसकी तरफ भी आएंगे। अब मैं पूछता हूँ कि चले लुकिंग बैक अगेन, राइट, हम्म, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ा रिग्रेट आपका क्या है? ये है कि मैं अपनी माँ के साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजार सकी। सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि अगर मैं पाकिस्तान में रह रही होती तो मैं उनके साथ ईच एंड एवरी मोमेंट उनके साथ गुजारती, लेकिन यहाँ से भी आई ट्राइड टू विजिट हर एवरी 6 मंथ्स, एवरी ईयर, लेकिन फॉर मी दैट वाज नॉट एनफ। मेरा हम्म, सबसे बड़ा यही रिग्रेट है, डिस्टेंसेस, दैट्स इट। तो आप रोज रोज फोन करती थी? मैं जब नानी माँ के साथ था तो वो यस, कहती थी कि एवरी अनिला दा फोन आ गया, अनिला दा एवरी फोन आना है इस टाइम। हाँ, नो मैटर व्हाट, सुबह सबसे पहला काम यही था। यकीन माने कि जितना ज्यादा आपको होता था ना, उतना ज्यादा नानी माँ को होता था कि नीला दा फोन आना है, टाइम हो गया। हम्म, उनको बड़ा पूरा दिन इंतजार होता था। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे जी। अच्छा, अब हाँ, मुझे ये बताइए
did uncle have any low scores or attempt in any USMLE exams? No, he नहीं. did it in first attempt. चलो अच्छी बात है. Yeah. अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है आंटी आपसे कि did you have any personal issues or family issues throughout this journey that you think could have limited your progress? No. No. अच्छा, ठीक है, good. अब मेरा फिर एक और क्वेश्चन आपसे ये जी कि did you or uncle, either one of you, have any problems communicating in English? या आपके communication skills कैसे थे? कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि जो है अल्लाह का शुक्र है दोनों हाईली एजुकेटेड थे और स्पेशली शफकत जो है वो थ्रू आउट हसन अब्दाल में पढ़ा था पहले, तो उसकी इंग्लिश काफी ज्यादा अच्छी थी. ओनली डिफरेंस वाज दैट कि हमारी जो पाकिस्तान की इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश है और यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश है, तो एक्सेंट का फर्क था. तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था कि अमेरिकन एक्सेंट को जो है ना अडॉप्ट करते करते वो टाइम लगा क्योंकि बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं उस इंग्लिश में, अदरवाइज मसला हुआ. ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, अगर आज कोई ये इस वक्त वीडियो देख रही है खातून 25-30 साल की उम्र में पाकिस्तान से मास्टर्स इन केमिस्ट्री करके, और वो कहती है मैं अमेरिका आती हूँ और फिर उनको शायद जॉब करनी पड़े लेकिन उनको कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहे हैं, व्हाट वुड यू टेल हर कि भाई कितना टाइम लगेगा आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश ये सब इम्प्रूव करने में यहाँ पे जॉब करते हो? उतना टाइम नहीं लगता बंदे को जितना वो, अगर वो बाहर निकलेंगी जॉब करेंगी तो बहुत जल्दी होगा. लेकिन अगर आप व्हेन यू आर सिटिंग होम और कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं सही हो सकती. लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी बातचीत होती है. थोड़ा मुश्किल ये होता है कि वो ये जो अमेरिकन हैं उनकी फ्लुएंट इंग्लिश है, वो इतनी तेज बोलते हैं कि शुरू में आपको समझ ही नहीं आती कि क्या कह गए. जिस तरह मैं और आप उर्दू बोल रहे हैं. हाँ, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो फिर जब आप उनके साथ बोलते रहेंगे तो आई थिंक इट विल बी फाइन वेरी सून. मुझे तो बहुत ज्यादा देर मसला नहीं हुआ था. अच्छा, चलिए, वेरी नाइस. तो मुझे ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अब आपने बताया कि आपकी सबसे बड़ी खुशी जो है वो ये थी अपने बच्चों को बनते देखना. जी माशाल्लाह. सो आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट. तो मुझे बताइए सबको, व्यूअर्स को, कि आपके कितने बच्चे हैं और वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह 3 बेटियां हैं. बड़ी वाली फुट एंड एंकल सर्जन है, छोटी वाली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है और तीसरी वाली इंशाल्लाह रेजिडेंसी स्टार्ट कर रही है ईएनटी में फ्रॉम दिस जुलाई 2021. माशाल्लाह माशाल्लाह. और तीनों की शादियां हुई हैं, वो उनकी जिन शादियां हुई हैं? हाँ जी, तीनों की शादियां हो, तीनों अच्छे, बहुत अच्छे लड़के. सही है. मुसलमान है तीनों? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी मुसलमान. अच्छा, ठीक है. तो डिड यू फेस के यार ये डर है कि बच्चे अमेरिका में रहेंगे तो शायद गोरों से शादियां हो जाएं, अपने रिलीजन से, कल्चर से दूर हो जाएं? डिड यू हैव दोस फियर्स एंड एप्रीहेंशंस? यस, यू डिड. अच्छा, यस. तो व्हाट डिड यू डू टू ओवरकम देम? एक तो बात ये है कि जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, जाहिर है अगर हम बच्चों को पाकिस्तान से उठा के लेके हैं, पाकिस्तान में जब बच्चा रहता है ना तो उसको सिर्फ ऑप्शन क्या है, पाकिस्तानी लड़का, राइट. यहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग मिलते हैं आपको. तो उसमें जब मेरी कुछ मिलने वालों की फैमिलीज में लोगों ने, किसी ने गोरे से भी शादी की है, किसी ने हिंदू से भी की है, तो उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था. तो ये कि जी बस मुझे दिन रात ये दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों को नेक हिदायत दें और उनके लिए नेक मुसलमान पाकिस्तानी लड़के हों. तो बच्चों की ब्रॉटअप में, बच्चों के जहन में ये बात थी कि इट्स नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल. तो उनको तो खुद ही मेकअप ये था कि पाकिस्तानी लड़का होना चाहिए. अच्छा, अच्छा. तो इसलिए कि वो Thank फिर you आपको for sharing that. या उसको फिर ब्रॉट अप करते वक्त आप बताते रहते हैं ना बच्चे को कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तो वो बच्चे के जहन में वही बात बैठ जाती है. तो आपने किस उम्र में बताना शुरू किया था बच्चों को कि बचपन शादी से, में? कितनी? से 2 साल से, 1 साल से, 10 साल से, 5 साल से? अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन जब बच्चियां होती हैं 7-8 साल की बच्ची से कि हम मुसलमानों से शादियां करते हैं, हम पाकिस्तानी से करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, तो वो बच्चों के दिमाग I में cannot ये imagine that conversation. आप 6-7 साल की बच्ची को बोल रहे हो बेटा शादी करनी है. नहीं,
एक्चुअली मेरा ये अब यहाँ पे 30 साल रहने के बाद मेरा ये ख्याल है कि आपको बच्चों के साथ बहुत ओपन होना चाहिए, हर सही। बात ओपनली डिस्कस करनी चाहिए। पहले शुरू में मैं इस तरह की नहीं थी, मैंने अपने आप को चेंज किया है। ऑन द अदर हैंड मेरे हस्बैंड जो हैं ही इज वेरी ओपन माइंडेड, सही वो है। हर बात डिस्कस करना चाहते हैं बच्चे। वो कहते हैं अगर आप बच्चे के साथ ओपन डिस्कशन करेंगे तो बच्चा आपके साथ ओपन होएगा, वरना बच्चा हाइड करता है चीजें। सही, सही। आई कैन नॉट एग्री मोर विद दैट। तो अब मतलब देखें, अब आप माशाल्लाह आपकी तीनों बेटियां जो हैं वो अपनी फैमिलीज में हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, सेटल्ड हैं, और तीनों ही माशाल्लाह इन वेरी हाईली रिगार्डेड स्पेशलिटीज, और सारों ने यहाँ से मेडिकल स्कूल किया यूएस में। जी। तो डू यू थिंक के पहली खाली अगर रिलीजन और कल्चर की तरफ आते हैं, डू यू थिंक दे वुड हैव बीन बेटर मुस्लिम्स इफ दे वर इन पाकिस्तान, और डू यू थिंक कि नहीं वो इधर बेहतर मुस्लिम है, या दे आर इक्वली गुड? 100% they are better Muslims here अच्छा। than in Pakistan. आई ठीक एम है। वेरी सॉरी टू से दैट कि पाकिस्तान में मैंने जितने विजिट्स किए हैं, जितना मैं लोगों से मिलती हूँ, मैं कोई मतलब बुराई नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वी आर मुस्लिम्स, हम्म। और उस पे हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम क्या कुछ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बस हम मुसलमान हैं तो हम बख्शे हुए हैं। ऑन हम्म। दी अदर हैंड जब हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें हर वक्त ये स्ट्रेस होता है कि हम काफिरों के मुल्क में हैं, हम गलत रास्ते पे ना चल जाएं, हम बच्चे को मस्जिद लेके जाएं, हम बच्चे को इस्लामिक सेंटर लेके जाएं, हम बच्चे को ये सिखाएं वो सिखाएं। वो उस चक्कर में ना यहाँ पे बच्चा एक्चुअली ज्यादा बेहतर मुसलमान बनता है इन माई व्यू। आई एग्री। मतलब मुझे ऑनेस्टली लगता है कि पता क्या होता है, जब आप एक माइनॉरिटी में होते हैं ना, किसी भी कंट्री में हो, जी, तो देयर इज दिस एडेड प्रेशर कि यू नीड टू मेंटेन योर यूनिक रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी। जब आप एग्जैक्ट, मेजोरिटी में होते हो तो वो तो सारे लोग कर रहे हैं, राइट? आपने ईद मना रहे, पूरा मुल्क ईद मना रहा है, डजंट मैटर। लेकिन अभी आप बच्चों को बता रहे हो, अच्छा ठीक है आपने क्रिसमस कर ली है, लेकिन हमारा भी एक त्यौहार है, वो ईद है, आई नीड टू प्रूव इट टू यू, राइट? सो देयर इज दैट एडेड प्रेशर, क्योंकि यू आर अ माइनॉरिटी। नेशनल लेवल पे आपके रिलीजियस और कल्चरल हॉलीडेज सेलिब्रेट नहीं हो रहे, so you या want to reinforce that, and I think that actually we a lot of times overdo it, and that actually sometimes results, जैसे आप कह रहे हैं कि it tends to या overcome that। बेहतर हो जाता है उससे, मुझे लगता है कि रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर आते हैं। ठीक है। तो अब आप माशाल्लाह आंटी देखें, इस पूरे सफर से गुजरी हैं, आपकी बच्चियां तीनों डॉक्टर्स बनी हैं, और दे आर मैरिड टू डॉक्टर्स एज वेल, एक्सेप्ट वन, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उसकी शादी हुई है, राइट? तो या हाउ डिफिकल्ट इट इज, जो पेरेंट्स आपकी बात सुन रहे हैं आज, कि अमेरिकन मेडिकल स्कूल में दाखिला लेना, या बच्चे को अमेरिका में अपने बच्चों को इस सारे सफर से गुजरने के बाद डॉक्टर बनाना, वो कितना मुश्किल है? काफी मुश्किल है, सही। तो व्हाट डू काफी यू थिंक मुश्किल। हेल्प? पता नहीं, हार्ड वर्क ही है बहुत ज्यादा, और फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइक लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क भी करना पड़ता है हम्म। ड्यूरिंग स्टडीज। यहाँ पे किसी भी कॉलेज में जाने के लिए, नॉट ओनली मेड स्कूल, कहीं भी जाने के लिए आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपके स्कोर्स अच्छे हैं, आपकी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। उसमें बहुत ज्यादा है कि आपका वॉलंटियर वर्क कितना है, आपने और क्या कुछ किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी बेटियों को, किसी को जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, वो जो है कराटे शराटे, इस तरह की लाइक चीजें बहुत ज्यादा करानी पड़ती हैं जिससे आपका रिज्यूमे अच्छा बने। आपकी एक ऑलराउंडर ओवरऑल पर्सनैलिटी आए, rather than कि ये एग्जैक्टली, किताबी कीड़ा है, बुक फॉर्म है। बहुत ज्यादा ये है ना कि स्कोर्स अच्छे आ जाए। यहाँ हाँ। पे आपका जीपीए जो है वो बहुत मैटर करता है, और आपका स्कोर्स बहुत, एमकैट का स्कोर बहुत मैटर करेगा, जीपीए बहुत मैटर करेगा, और बाकी वॉलंटियर वर्क बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आपने और क्या कुछ किया। सही है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। तो मुझे एक बात बताइए कि आपको ये नहीं होता था कि मैं अमेरिका आ गई हूँ, यहाँ पे देयर इज अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ मिथ कि जी अमेरिका आ जाएंगे तो बच्चे खराब हो जाएंगे, बच्चियाँ और बेटे और बेटियाँ पढ़ाई नहीं करेंगे, और जिस तरह ऐसे ही उल्टे सीधे कामों में लग देंगे? यू डोंट हैव एनी ऑफ दोस फियर्स? फियर्स आई थिंक होने चाहिए, हम्म। वो थे भी, और फियर्स होने के साथ आप ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, और फिर वो अच्छा। फियर्स की वजह से आप ज्यादा अच्छे तरीके से रेज कर सकते हैं बच्चे को। डू यू थिंक दीस फियर्स आर रियल, या ये आपके अपने होते हैं? अ, हर पर्सन टू पर्सन है मेरा ख्याल है। सही है। ठीक है। तो सही है। अब मुझे ये बताइए कि अंकल डॉक्टर हैं, हमारी फैमिली में इतने सारे डॉक्टर हैं, लेकिन
डिड यू एवर से कि यार नहीं डॉक्टर नहीं बनाते बच्चों को, क्या डॉक्टरी फिर पूरी जिंदगी यही सारी ख्वारी, पहले जाओ मेडिकल स्टूडेंट बनो, स्टेप्स दो, पढ़ाई करो घंटों घंटे, मतलब आप लोगों की देखें फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर है, अंकल अमेरिका में डॉक्टर हैं 30 साल से, तो व्हाई वुड यू पुश योर डॉटर्स, और उनकी फिर आगे से जो उनके हस्बैंड्स हैं वो भी डॉक्टर्स हों, इस मिजरेबल टाइम से गुजरे, फिर स्टेप्स दें, फिर एक एडेड प्रेशर मैच में जाएं, रेजिडेंसी में सारा वो, फिर फेलोशिप, ये इतना सालों का, why did you guys opt for that? Funny thing is that we never opted for that. सही है. We just wanted to raise our children to become good persons. एक भी, तीनों में से एक भी बच्चे को ये नहीं कहा था मेड स्कूल में जाओ, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस, nobody was forced, ठीक है. और दूसरी बात दामाद की, कभी भी ये नहीं था कि दामाद का डॉक्टर होना जरूरी है, ठीक है. वो सारी किस्मत की बातें हैं कि आपको जो मिलता है, जो पसंद आता है, उसका प्रोफेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल हसन जो मेरा बड़ा वाला दामाद है वो डॉक्टर नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, हमें कभी कोई फर्क नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छा है वो. तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जी डॉक्टर बनाना जरूरी है. मेरे ख्याल में कोई भी अच्छा प्रोफेशन जो है वो इट्स वेरी गुड. लिविंग के लिए इंसान ने कितना कमाना होता है, यहाँ पे हर कोई अच्छी लिविंग गुजार है. एग्रीड. हसन भाई का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, उनसे अच्छी चांपें कोई बना नहीं सकता, तो आंटी एक बात बताइए, मतलब आई थिंक कि आपके बच्चे दे वर लकी कि आपको उन जैसा पेरेंट मिला. मैंने तो आमना को बोल दिया अपनी बच्ची को कि डिसाइड कर लो कौन सी स्पेशलिटी में जाना है, बहुत हो गया. नहीं, वो गलत है. अच्छा, तो आंटी अब देखिए फील्ड वो करो. सही है. हाँ, नहीं आई एग्री, मैं मजाक कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मेरी छोटी वाली जो है इरम, वो ईएनटी में जाना चाहती है. मैंने उसको थोड़ा सा कहा था डर्मेटोलॉजी करो, उसका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है और इनकम भी बहुत अच्छी. उसने कहा आई हेट डर्मेटोलॉजी, तो हमने कहा ठीक है, वी नेवर पुश्ड हर. सही है, सही है. अच्छा आंटी ये बताइए कि अभी देखिए माशाल्लाह फैमिली सेटल हो गई, बच्चे सेट हो गए, आप लोग अपनी अभी तो अंकल नहीं, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अंकल वुड बी रिटायर्ड एज वेल. डू यू फील कि यार, और डू यू इवन कंसिडर going back to Pakistan where you came from and just settle back there, और अब चलो बाकी हम उधर टाइम एंजॉय करते हैं कि नहीं? I love to go to Pakistan to visit my family. सही है. But not to live. ठीक है. And why is that? क्योंकि मेरा ख्याल है आपकी फैमिली सारी यहाँ पे अब. एक तो हाँ, फैमिली भी सबसे बड़ी अट्रैक्शन मेरे लिए मेरे पेरेंट्स थे. अब वो पाकिस्तान में नहीं है, तो मेरे लिए अट्रैक्शन ही कोई नहीं है वहां रहने की. अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे. तो were you able to go फौतकी पे? नहीं, दोनों दफा नहीं. I was able to go if I wanted to, I could go, लेकिन मैंने ये खुद डिसाइड किया था कि नहीं जाना, क्योंकि जब मेरे अब्बू की डेथ हुई है तब मैं 10 दिन पहले एक्चुअली 1 वीक पहले यहाँ पहुंची थी वापस उनको विजिट करके. तो एग्जैक्टली 1 वीक बाद में मैंने सोचा कि इसमें अब जाने की कोई तुक नहीं बनती है. और अम्मी की दफा मेरा ऑलरेडी प्लान था जाने का, मेरी टिकट खरीदी हुई थी उनको विजिट करने के लिए. तो आई वॉज गोइंग इन अक्टूबर, उनकी सितंबर में डेथ हो गई, तो मैं फिर अक्टूबर में ही गई. आई केप्ट द सेम प्लान. आई ट्राइड, आई वाजंट एबल टू. नानी माँ की दफा ना आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं जा सकूं, तो मुझे छुट्टी नहीं दी थी उन्होंने. मैंने नहीं ट्राई, क्योंकि मुझे अपनी माँ की जो है ना एक एक बात दिमाग में बैठी हुई है. वो मुझे हमेशा ये कहती थी कि जिंदा नु मिलो मुर्दियां नु आके की मिलना, मेरे मरण दे ना आई. तो मैं उस बात पे मैंने बार बार वो यही कहती थी, मेरे मरण दे ना. नानी माँ की बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी बातें थी, मुझे पैसे गिन के नहीं रखते, खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. तो अब जो है लुकिंग बैक ऑफ योर एंटायर जर्नी, माशाल्लाह आप देखें, आई डोंट वांट name like talk about the age or all any of that, लेकिन 35 साल गुजर गए, राइट? आपको अमेरिका आए हुए 30 साल गुजर गए. 29 years. हाँ, 29 years. और शादी को माशाल्लाह, शादी को कितने अर्सा हो गया? 37 माशाल्लाह. तो अब ये जो 30 साल का सफर था अमेरिका में, और उससे पहले भी जो आपका पाकिस्तान में इतना टाइम मुश्किल था, पैसे इकट्ठे करना, स्टेप्स का, ये सब कुछ, इसमें आपका सबसे बड़ा क्या चैलेंज था जो आपको ओवरकम करना पड़ा? चैलेंज
पता नहीं, ये सोचना पड़ेगा। सही है। चैलेंज तो कोई खास नहीं था, अलबत्ता ये कि मैंने क्योंकि टॉप किया था यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद मुझे ये चैलेंज था कि यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा लोग तंग करते थे कि व्हाई डोंट यू डू योर पीएचडी, तुमने यहाँ क्यों नहीं अपने कैरियर को परस्यू किया। तो क्यों नहीं ये किया? आप तो मास्टर्स थी, पंजाब यूनिवर्सिटी से टॉपर थी, तो क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया कि शुरू में आके तो जो है बच्चे छोटे, उनमें उनको मैं अकेले नहीं घर छोड़ना चाहती थी, और डे केयर मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। और फिर उसके बाद जब रेजिडेंसी वगैरह शुरू हो गई, हालात बेहतर हो गए, तो आई थॉट कि इस तरह बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना इज बेटर फॉर मी। दिस वाज माय डिसीजन एंड आई नेवर रिग्रेट दैट। ठीक है, तो अब उसके बाद जब अटेंडिंग भी बन गए अंकल, आपने जॉब नहीं की कभी? और यू कुड हैव, राइट? यू कुड हैव डन अ पीएचडी, यू कुड हैव डन अ जॉब आई अपॉर्चुनिटी। वांटेड टू, या मैंने किया ही नहीं कभी, डिसाइड ये कर लिया कि नहीं, मैंने बस अय्याशी करनी। Do you ever preach the same to your daughters? मैं अपने बच्चों को हर चीज उनकी मर्जी के मुताबिक करना चाहती हूँ। सही है। And they are happy with that, कि they are happy being working women at the same time having kids और सब कुछ, right? अगर वो कहें कि हमने जॉब छोड़ के घर बैठना है तो उनकी मर्जी है। अगर वो जॉब करना चाहें, पार्ट टाइम करना चाहें, फुल टाइम करना चाहें, इट्स ऑल अप टू देम। दे आर ग्रोन अप एडल्ट्स, इट्स देयर डिसीजन। I respect that कि आपने कहा कि बच्चे जो फैसला करें अपनी मर्जी का करें, and if they are able to manage it themselves, good. वरना जैसे आपने कहा कि पार्ट टाइम हो जाए या टेक टाइम ऑफ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर आप ये सारा कुछ दोबारा करना शुरू करें, लेट्स से वी गो बैक टू 84, समहाउ आप चले गई, वुड यू डू एनीथिंग डिफरेंट? हाँ, अगर मैं 84 में हूँ तो मैं फिर ये डिफरेंट करूँ कि मुझे ये पता होना चाहिए था कि वीजा कब आना है, तो मैं उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करती। हमने ये सोचा कि वीजा अब कल आ रहा है, तो उस हिसाब से हमने बस जो है उधर का काम छोड़ दिया कि जी। और दूसरी बात ये कि मैं सितंबर में कभी ना आती, ये पता होता कि रेजिडेंसी के लिए अप्लाई तो करना है जून जुलाई में, तो फिर पूरा साल ना वेस्ट होता। तो आजकल ईरास जो है वो सितंबर अक्टूबर में खुल रहा है, उन वक्तों में मेरा ख्याल है इट वाज जून जुलाई, राइट? जो रेजिडेंसी एप्लीकेशन प्रोसेस था, तो आप लोगों का मसला ये था कि आजकल कोई बंदा जिसका दिसंबर जनवरी में आ जाए मैच अप्लाई करने, तो उसको तो पता ही नहीं है। हाँ, अब जस्ट टाइम खत्म हो गया, दिसंबर जनवरी में तो आजकल इंटरव्यूज हो रहे होते हैं। हाँ, और व्हाट इज फनी इज के अभी हम लोगों के लिए उन लोगों को शायद अंदाजा भी ना हो जो लोग सुन रहे हैं कि यार इतनी भी बड़ी कौन सी बात थी, पाकिस्तान से अप्लाई करके आ देते। ये वो वक्त था जब ना कंप्यूटर था ना इंटरनेट था, हर चीज आपको पेपर एप्लीकेशन, पेपर मेल करना पड़ता था, एक एक प्रोग्राम में मेल सेपरेट करनी पड़ती थी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सही है। तो मेरा एक मतलब आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन आंटी आपके लिए कि आपकी सिचुएशन में कोई बंदा है, जिस तरह आप 84 85 में थी, वही सिचुएशन आज उन पे है, यंग कपल है, पाकिस्तान में है, बीवी या शोहर, एक बंदा डॉक्टर है, दूसरा बंदा इस तरह आपकी तरह एक नॉन डॉक्टर है, सपोर्टिव है, और वो अमेरिका आने का प्लान करना चाह रहे हैं, पैसे उनके पास नहीं है, फाइनेंशियली उनकी कोई इतनी सपोर्ट नहीं है, और वो सारा कुछ ये सफ़र करना चाह रहे हैं। व्हाट वुड यू से टू देम? कि क्या कोई भी आपका उनके लिए मशवरा, एडवाइस? मशवरा कि आना तो उनको चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जो उन्होंने अपना एम बनाया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरे ये कि कोशिश करें कि अपने एग्जाम्स करके आए तो आराम से रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें। आप सिर्फ मुझे डॉक्टर्स के लिए पूछ रहे हो ना? हाँ जी। हाँ, तो बस बेहतर ये है कि जब अगर आके रेजिडेंसी मिल जाती है तो फिर इट्स ऑल गुड। वंस यू आर इन द सिस्टम, इट्स ऑल गुड। ठीक है, और अगर जो कोई डॉक्टर नहीं है उसके लिए क्या मशवरा है आपका? उसके लिए आई डोंट नो, क्योंकि हर चीज में जो भी, जैसे मैंने मास्टर्स किया था, अगर मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे मास्टर्स यहाँ दोबारा करना पड़ता है। तो वो लोग ये समझते हैं कि जी ये तो यूजलेस हो गया हमारा, लेकिन फैक्ट ये है कि डॉक्टर्स को भी तो स्टेप्स करने पड़ते हैं। उसी तरह बाकी फील्ड्स में भी अगर आप तैयार हैं मेंटली हार्ड वर्क के लिए, तो देन यू शुड कम डेफिनेटली। सही। तो एक्चुअली मेरा ख्याल है यही मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर मास्टर्स करके आई थी तो ये नहीं है कि यहाँ जाके आपको हाई स्कूल जाना था, एटलीस्ट आपको बैचलर्स से वो स्टार्ट कराते हैं, उसको बैचलर के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, आपको मास्टर्स करते। यस, वो बैचलर की डिग्री काउंट। तो ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल गॉन, और अगर आप करना चाहो
तो आप आके एक मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो और आपको यहाँ का मास्टर्स मिलता है और फिर आप पीएचडी भी कर सकते हो और आपको बिल्कुल इवन यहाँ की मास्टर्स लेने के बाद उसके बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और उसी अपने मास्टर्स के ऊपर भी जॉब मिल जाएगी। जो पाकिस्तान से मास्टर्स करके आए हैं उसमें मैंने तो शुरू शुरू में कोई बहुत ज्यादा हमें इतना पता नहीं था कि हम लोगों ने सीएनए की जॉब की, लेकिन अगर बैंक वगैरह में एज टेलर की जॉब करें तो वो मिल जाती है। बहुत ज्यादा कंपनीज में जॉब मिल जाती हैं। वो हमें उस वक्त कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल नए नए आए थे। हमें तो ये नहीं पता था कि एयरपोर्ट से जब आपने फ्लाइट चेंज करनी है तो आपको सामान साथ ले लेके ट्रांसफर नहीं करना, वो खुद ही ट्रांसफर कर देंगे। हमने अपना तो सामान जे कैनेडी एयरपोर्ट से खुद उठाया, एक एयरलाइन से, और कनेक्टिंग वाली तक खुद उठा के लेके गए। बाद में पता चला ये तो उधर ही दे सकते थे। तो उससे पहले आपने एयर ट्रैवल किया हुआ था पाकिस्तान से आने से पहले? मैंने एक दफा लाहौर टू इस्लामाबाद बस। अच्छा, सही है। चलें आंटी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। कुछ और आप ऐड करना चाहें बिफोर वी कंक्लूड दिस इंटरव्यू? नहीं, थैंक यू। नहीं, थैंक यू, थैंक्स टू यू, thanks a lot or for everything that you did for your family, for everyone, for uncle and for our family, for me, for my parents, our family। हम लोग जब भी आते थे, you have been an incredible host और हम लोगों को महीनों हफ्तों रखना, बर्दाश्त करना, खाने खिलाना, अपने हाथों से अमेरिका में बैठ के रोटी बना के खिलाना और सारी दावतों पे इतने इतने खाने खिलाना। और उसके बाद I think you have been an incredible supportive human being, an incredible daughter, sister और खाला, you know, thank you for everything that you did. Welcome. Always welcome. और thanks a lot, you know, I say this in all my resilience series videos के हमारे जो भी guests आते हैं वो they make themselves vulnerable, right? आप अपनी सारी चीजें शेयर कर रहे हो, अपनी struggles, अपनी life के hurdles, अपने failures, और मकसद ये है कि सबको पता लगे कि it's not a piece of cake कि आप अमेरिका आओगे और आप पे जी इधर डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी, पैसों का दरख्त उग जाएगा, लाइफ बस मौजें हैं। जो लोग पहुंचते हैं पाकिस्तान में है, बिल्कुल। हाँ, तो जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, वो बहुत स्ट्रगल करके आते हैं और वो स्ट्रगल शायद आपके आपके होम कंट्री की स्ट्रगल से बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कई दफा मैं ये सोचती हूँ कि आई विश कि जितनी मेहनत हम लोग यहाँ पे करते हैं हमने पाकिस्तान में की हो तो शायद इसी तरह कमा रहे होते। लेकिन पाकिस्तान में हम लोग सारे, आई एम सॉरी टू से, वेरी डिसऑनेस्ट विद द वर्क। हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते ना, तो लेकिन मतलब इट इज नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल कि आप सोशली, प्रोफेशनली, पर्सनली, फैमिली वाइज आपकी ग्रोथ बड़ी लिमिटेड हो जाती है। आंटी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारी मस्जिदों में खवातीन का आना ही नहीं है ही नहीं, यू नो, मतलब इस तरह के उल्टे सीधे रवाज हैं। खवातीन की ग्रोथ, उनके लिए जो रिक्रिएशनल एरियाज हैं, और मतलब इतनी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जहाँ भी आप चल जाओ तो I'm glad you shared your experience, और I hope कि जो लोग ये देख रहे हैं they will find some value out of it. If you did, please like the video, subscribe to the channel, share it with others. और like I always say, आपके सामने एक जीती जागती एग्जांपल है कि आंटी नीला ने अपना पूरा सफ़र बताया है। Her husband was an MD doctor कि 35 साल बाद, आफ्टर 37 years after graduation, और 30 साल बाद अमेरिका में आने, उनका सफ़र कैसे रहा। I hope this offers you some wisdom. Chalo, like I always say, always do hard work, never give up, never lose hope. Allah Hafiz auntie, thanks for coming. Allah Hafiz.